नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। नेपाल में समान नागरिक अधिकार और संविधान मसौदे को लेकर कुछ दिनों के लिए थमा मधेशी आंदोलन एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। नेपाल सरकार से सहमति नहीं बन पाने को लेकर वीरगंज, जनकपुर व काठमांडू सहित कई जगहों पर मधेशी आंदोलनकारियों ने जुलूस निकालकर विरोध जाहिर किया है। नेपाल सरकार पर दबाव बनाने के लिए 28 राजनीतिक दलों ने नेपाल फेडरल अलायंस के नाम से एक गठबंधन बनाया है और उन्होंने इस पूरे महीने तक भूख हड़ताल करने की घोषणा की है। कितना महत्वपूर्ण है ये जो उनका हड़ताल है और जो आह्वान किया गया है, और क्या फ़र्क पड़ने वाला है सरकार के ऊपर इसका, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। भारत के पड़ोसी देश में जब इतना कुछ हुआ है तो क्या हमारे देश पर भी इसका कुछ असर पड़ेगा, मेहमानों के ज़रिए समझेंगे। हमारे साथ एस डी मुनी मौजूद हैं जो कि कई देशों में राजदूत रह चुके हैं, जाने माने फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र रंजन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर नफीस अहमद हैं, प्रोफेसर हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में, और साथ ही मेरे साथ पूर्व राजदूत शिवशंकर मुखर्जी भी मौजूद हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले एस डी मुनी जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि जब से संविधान बना है, पहले इस बात को लेकर लगातार संघर्ष था कि संविधान बनना चाहिए, वरना एक ऐसा राष्ट्र बन रहा है जो पूरे तरीके से नहीं बन पा रहा है। लेकिन अब संविधान बनने के बाद भी लगातार जो समस्या है, उस कड़ी में आप फिलहाल इन प्रदर्शनों को किस तरह देखते हैं? देखिए, ये जो काठमांडू की सरकार है, ये बहुत धीमे धीमे मधेशी हक हुकूक को मानने पे चल रही है। तो पहले उन्होंने 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए, उसमें कुछ हद तक मधेशी लोगों की मांगों को पूरा किया गया, और उसके बाद में और कुछ मुद्दे थे, जैसे वो अपनी सीमा को दोबारा से बनाना चाहते हैं फेडरलिज्म की, उसको सरकार ने छोड़ दिया, तूल नहीं दे रही है। बात यह है कि जो सरकार के नेता लोग हैं वो चाहते नहीं हैं कि मधेशियों की पूरी मांगों को मान लिया जाए, और इसी वजह से इन लोगों का एजिटेशन अभी भी चल रहा है। एजिटेशन इन्होंने बीच में शुरू कर दिया था, काठमांडू में बहुत शक्ति से इन्होंने एजिटेशन किया, और अब इसको ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग जगह में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में ये हो रहा है कि जो नेतृत्व है मधेश का, उसके भी आपस में तनाव हो रहे हैं, और तनाव होने की वजह से जो शक्ति दिख रही थी, काठमांडू के लोगों को ऐसा लगता है कि वो शक्ति अब नहीं रहेगी। तो वो ये चाहते भी हैं कि इस तरह से मामले को डिले किया जाए, देर किया जाए, लंबाया जाए, ताकि इनके आपस में कुछ कमजोरी आ जाए, इस सारे आंदोलन की कमजोरी आ जाए। और शायद आरोप भी इसी बात का लग रहा है कि जो एकता है इस पूरे आंदोलन की, उसको सबोटाज करने की, तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ। सही बात है क्या ये? बिल्कुल कोशिश रहेगी, क्योंकि वो इस आंदोलन को सफल होने नहीं देना चाहते हैं। और विशेष तौर से जो भी मिलके आता है सरकार के बड़े नेताओं से, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से, सबका इम्प्रेशन यही है कि वो किसी भी हद तक इनकी मांगों को मानने को तैयार नहीं है। तो जब उनका इस तरह का रवैया है तो कोई समाधान निकल नहीं सकता। उन्होंने बातचीत का एक मंच बनाया हुआ है, उस बातचीत के मंच में जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उनको साफ नहीं किया गया। अब दोबारा से पत्र लिखा है प्रधानमंत्री ने कि आप आइए, तो वो कहते हैं कि जो बातें पहले आपको पूरी करनी चाहिए थी वो अभी तक आपने पूरी नहीं की है। तो इस कसाकसी में बात आगे बढ़ नहीं रही है। सत्येंद्र जी बताइए कि फिलहाल हिंसा का सहारा न लेकर या रास्ता न रोककर भूख हड़ताल की जो ये पहल है, आप इसे क्या महत्वपूर्ण मानते हैं? कि आपको लगता है कि इंसानी सतह पर भी कहीं अपील करने की कोशिश की है? नहीं, अब आंदोलन कौन सा इफ़ेक्टिव होगा, क्या तरीका होगा, ये तो वहाँ का नेतृत्व जो है उसको ही वो डिसाइड करेगा। और भूख, वैसे भी मधेशियों का जो आंदोलन रहा है वो कोई माओवादियों की तरह सशस्त्र आंदोलन उन्होंने कभी नहीं किया है। उनका आंदोलन इसी डेमोक्रेटिक मीन्स के माध्यम से ही होता रहा है। मैं एक बात केवल पहले बैरिकेड्स वगैरह लगाकर, ये बैरिकेड भी शांतिपूर्ण आंदोलन ही होता है, उसके भीतर कोई सप्लाई बंद कर दी, जिससे कहीं ना कहीं एक दबाव इस तरह का बने। अब उन्होंने इस पॉइंट ऑफ टाइम में उनको जो तरीका उनको इफ़ेक्टिव लगा है वो उसको उन्होंने अपनाया है। एक बात मैं जो इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जो प्रोफेसर साहब कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो फूट है वो केवल मधेशियों की तरफ नहीं है। जो आज ओली की सरकार है, वो सरकार कब तक रहेगी यह भी पता नहीं है। अभी मई में ऐसा था कि वो 2 दिन में सरकार जाने वाली थी। हम लोगों ने फिर सुना कि कहीं चीन ने कोई हस्तक्षेप किया और फिर वो माओवादी जो कि समर्थन लेकर प्रचंड की सरकार बनने वाली थी उसको रोका गया। मई के अंत में आके प्रचंड ने फिर एक बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी।
मेरे कहने का पॉइंट ये है कि वहाँ पर अस्थिरता का दौर ऐसा है कि उसमें कोई भी समस्या का समाधान निकलना बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है। एक सरकार भी स्टेबल ढंग से नहीं चल रही है। जो सरकार है उसकी क्या नीति है, वो क्या करना चाहती है, आपस में कोई डायलॉग नहीं है उनके बीच में। आपस में जो सरकार में शामिल दल हैं उनके भीतर डायलॉग की कमी है। फिर मधेसियों के साथ में जो एक डायलॉग का मंच बना हुआ है, लेकिन वहाँ कोई इफेक्टिव डायलॉग हो रहा है ऐसा लगता नहीं है। तो जो डेमोक्रेसी में जो बातचीत से समाधान निकालने की, गिव एंड टेक की जो बात होती है, यह बात नेपाल में जब से वहाँ राजतंत्र खत्म हुआ, ये सारी चीज़ें पहले हम लोग बोल रहे थे कि सब टीथिंग प्रॉब्लम है जी। लेकिन अब वो टीथिंग प्रॉब्लम इतना लंबा खिंच गया है कि वो बहुत ही निराशाजनक स्थिति हो गई है। और इस वक्त काठमांडू लेकर चलते हैं आपको, और फ़ोन लाइन पर हमारे साथ उद्धव प्याकुरेल मौजूद हैं, राजनीतिक मामलों के जानकार हैं और वहाँ पढ़ाते भी हैं। उद्धव जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हालात वहाँ किस तरह के हैं, और ये जो भूख हड़ताल का जो आह्वान किया है फिलहाल मधेसी लोगों ने, इसका कितना असर देखा जा रहा है? जैसे मुनी साहब से सुना अभी हमने, मुझे लगता है कि उनका जो बात है मुझे भी ऐसा ही लगता है। और अभी जो मधेसी मूवमेंट जो बीच में थोड़ा मतलब मधेश से फिर काठमांडू आया है, उसके बाद भी वो लोग सरकार के रेस्पॉन्स को कुछ वो वेट करते रहा, फिर भी इससे भी कुछ नहीं बन जा रहा है। तो इसीलिए मेरे ख्याल में जो भी डायलॉग होना है ना, जैसे यही काठमांडू में या मधेश में हो जाए, लेकिन हमारा यहाँ का सरकार भी क्या देख रहा है कि जैसे कोई प्रेशर दे देगा तो उसको उसके साथ जितना आसानी से डील करते हैं, लेकिन अपना ही लोग अपने ही आंदोलनकारी से कम कर रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम काठमांडू में दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस इम्पैक्ट का बात कर रहे हैं अभी, जैसे आंदोलन के जब काठमांडू में उन लोग आंदोलन केंद्रित किया, उस समय कुछ ट्रैफिक वगैरह, अनरेस्ट वगैरह दिखाई दे रहा था। तो अनशन के बाद समय भी मेरे ख्याल में एक तरह से मधेश भी अच्छा तरह मोबिलाइज हो जाएगा, क्योंकि काठमांडू के पॉपुलेशन देखे तो मधेश का पॉपुलेशन का हिस्सा भी काठमांडू के पॉपुलेशन में बहुत बड़ा हिस्सा हो चुका है। तो वो लोग मेरे ख्याल में अपने उससे अच्छा मोबिलाइज करने जा रहा है। लेकिन उद्धव जी, जिस तरह से कह रहे हैं अभी एसडी मुनी की, इसके अलावा राजधानी के अलावा भी अलग अलग जगहों पर जो ये प्रदर्शन है उनके फैलने की जो बात है, क्या इससे आपको लगता है कि फिलहाल जिसको सत्येंद्र रंजन कह रहे हैं कि जो टीथिंग प्रॉब्लम शुरुआती परेशानियां मानी जा रही थी कि एक देश जो है वो राजशाही से लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़ रहा है, इस तरह से इस प्रोटेस्ट के प्रदर्शन के फैलने से क्या आम लोगों में भी एक फ्रस्ट्रेशन के हालात बनेगा? नहीं, जरूर। ये जैसे मधेश में आंदोलन हो रहा था, सीमा में नाकाबंदी था, जिसने भी किया, इंडिया का भी उसमें जरूर सपोर्ट था, फिर भी मधेश का लोग भी बॉर्डर में बैठा था। इसलिए जो ब्लॉकेट हुआ उससे भी जन स्तर में तो बहुत नाराजगी, बहुत फ्रस्ट्रेशन आ ही गया था। और काठमांडू में जब मधेसी लोग आया, एक तरह से काठमांडू वाले थोड़ा पॉजिटिवली ले रहे थे, क्योंकि बॉर्डर 10 गजा से काठमांडू आ गया, अभी थोड़ा नेशनल इंटीग्रेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, इस तरह मानने वाले लोग भी थे। अभी का आंदोलन जैसे मुनी सर और आप बता रही है, उस तरह से बढ़ने का संभावना कम क्यों है? क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, इसलिए अभी 2 महीना 3 महीना इस तरह का आंदोलन उतना उग्र रूप तो नहीं लेने का दिखाई दे रहा है। फिर भी जिस तरह का ग्रीवांसेस है उसको तो बातचीत करके हल करना ही है, और इसको जितना जल्दी करे उतना आसानी हो जाएगा, क्योंकि मधेश में भी एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट लोग का जो समर्थन है ना, जब ये सेटल नहीं होगा तो उनके साथ समर्थन जाएगा। ये नेपाली स्टेट के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप फोन लाइन पर रहें, मैं आपके साथ आगे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर नफीस साहब, ये बताइए, फिलहाल की कहा जाता है कि हर आंदोलन की एक अपना जीवन, एक अपनी उम्र होती है, और कुछ दिन गुजर जाने के बाद आंदोलन अपने आप मर जाता है। जिस तरह से कह रहे हैं उद्धव प्याकुरेल की जो मौसम है उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं है कि बहुत ज़्यादा चलेगा ये आंदोलन। ये आंदोलन को मौजूदा वक्त के नुक्ता नज़र से देखना, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी जल्दबाजी होगी। हमें इस आंदोलन का बैकग्राउंड, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, ये भी देखने की आवश्यकता है। और इसे समझने के लिए हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि जिस तरीके से कुछ कास्ट जो है इंडिया में एक हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रही हैं, उसी तरीके से मधेशी नेपाल में, थारूस नेपाल में, ये लोग भी लंबे अरसे से हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रहे हैं।
कभी अगर मैं आपको 50s की तरफ लेकर के जाऊं तो 50s में कभी काठमांडू में दाखिल होने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी। तो उस डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस बहुत हद तक किया गया है नए कॉन्स्टिट्यूशन में। और अगर आप प्रियम्बल देखें, जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि वजूद में आया है 20 सितंबर इन 2015 लास्ट ईयर, अगर उस पर भी उसके प्रियम्बल, उसकी प्रस्तावना पर नज़र डालें, ख़ासतौर से पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 4 में, तो उसमें साफ तौर पर यह वाज़ेह किया गया है कि किसी की भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन रीजन की बुनियाद पर, लैंग्वेज की बुनियाद पर, कास्ट की बुनियाद पर, किसी इथनिसिटी की बुनियाद पर नहीं होगा। और एक यूनिफॉर्म पॉलिसी अपनाई जाएगी कि एक सेंस ऑफ इंक्लूजन, इवन इंक्लूजन कमीशन तक एस्टेब्लिश किया गया है नेपाल में। इसी तरीके से अगर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँ, आर्टिकल 16 में राइट टू लिव विद डिग्निटी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन साउथ एशिया में ये इस तरह का प्रोविज़न नहीं बनाता। हालांकि हमने जुडिशली क्रिएटेड राइट्स के यहाँ पर हैं आर्टिकल 90, आर्टिकल 21 के तहत इंडिया में, लेकिन जितने भी जुडिशली क्रिएटेड राइट्स हमें दिए गए हैं भारतीय संविधान का इंटरप्रिटेशन करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, वो तमाम राइट्स उन्होंने इनकॉर्पोरेट किए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जहाँ पर डिग्निटी की बात आती है, जहाँ पर राइट टू वर्क की बात आती है, जहाँ पर इंक्लूजन की बात आती है, जहाँ पर नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉजेज की बात आती है, वो तमाम चीज़ें इस संविधान में नेपाल ने शामिल की है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि अगर मधेशीज डिमांड कर रहे हैं कि साहब उनको रिजर्वेशन दिया जाए, उनका रिप्रेजेंटेशन एज पर दियर पॉपुलेशन हो, कि जो भी उनकी आबादी है उसके मुताबिक स्टेट सर्विसेज में, फेडरल सर्विसेज में, लोकल लेवल पर उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन तमाम वो राइट्स, आप ये तमाम वो कह रहे हैं कि हकूक कम देता से है। कम जो संविधान में जो लिखा हुआ है आपकी नज़र में वो उसको अवेलेबल कराए जाने की ज़रूरत है, और एक सेंस ऑफ ऑनरशिप भी दी जानी चाहिए मधेसीज को, थारूज को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए उनको मिलनी चाहिए। और जो पॉलिटिकल एलिनिएशन है वो उस एलिनिएशन ने इस चीज़ को ख़त्म किया है। लेकिन संघर्ष तो इस बात को लेकर हो रहा है कि जो तमाम चीज़ें वो चाहते हैं ये मधेशी के संविधान में शामिल होनी चाहिए थी। अभी लड़ाई तो संविधान को लेकर ही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, संविधान में इसको लेकर बहुत सी चीज़ें शामिल की गई हैं। मैं एक बैलेंस्ड चीज़ बता रहा हूँ, मैं कोई एक पॉलिटिकल प्रोवोकेशन में न जाते हुए या पॉलिटिकली मोटिवेटेड कोई ओपिनियन न देते हुए, हमें ये भी समझना होगा कि संविधान क्या कहता है, उनकी डिमांड्स क्या हैं। तो लिहाजा दोनों में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने की ज़रूरत है। और जब तक वो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, अदरवाइज आप स्टेट आर्टिकल 56 को देखें जो स्टेट स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टायर सिस्टम को बनाया गया है कि फेडरल लेवल पर और उसके बाद में स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर क्या क्या चीज़ें जो है दी गई हैं। और इतने कमीशंस, कॉन्स्टिट्यूशनली क्रिएटेड कमीशंस इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं कि जो कि हमें किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलते हैं। चलिए शिवशंकर मुखर्जी जी की राय ले लेते हैं। बेस्ट मुखर्जी, ये बताइए आपकी क्या राय है इस बारे में। यहाँ पर प्रोफेसर नफीस कह रहे हैं फिलहाल कि संविधान में जो प्रोविजंस हैं वो ठीक हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने का इंतजार करना चाहिए मधेशियों को, लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं कि फिलहाल जो मधेशियों की मांगें हैं खासकर आरक्षण को लेकर वो जायज़ हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा उन्होंने जब उन्होंने कहा कि ये एक कम्युनिटी है जो कि हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट है। मामला बहुत साफ है नेपाल में। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, एक नेपाली जर्नलिस्ट, सीनियर नेपाली जर्नलिस्ट ने ये लिखा था, बिल्कुल सही लिखा था कि अगर हम नया नेपाल चाहते हैं तो हमें नया मधेश को स्वीकार करना पड़ेगा। मेन प्रॉब्लम यही है कि नेपाल का एक्चुअली हमें दूसरा लिबरेशन अब उसके लिए इंतज़ार है। पहला लिबरेशन तो हो गया, एंड ऑफ मोनार्की। पहला लिबरेशन जो आंदोलन हुआ 2006 में, उससे पहला लिबरेशन हो गया। अब दूसरा लिबरेशन चाहिए जिसको हम कहते हैं लिबरेशन फ्रॉम द लिबरेटर्स। जो नया डिस्पेंसेशन नेपाल में जो सत्ता अभी है, वो एक पहाड़ी बहुन क्षेत्रीय नेक्सस जिसको कहते हैं, वो बहुत डिटर्मिन्ड हैं कि मधेशी का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसे किसी तरह से रोका जाए वहाँ तक कि ताकि सत्ता हमेशा ये नेक्सस के हाथ में ही रहे। और ये बिल्कुल मधेश अब नहीं मानेगा, क्योंकि मधेश जग चुका है। और ये जो आंदोलन की बात आप कर रहे थे, तेराय में जो आंदोलन हुआ पिछले साल, ये पहला नहीं था। 2007 में जब मैं वहाँ था, मधेश जाग उठा था। और 2006 के आंदोलन के बाद जब उन्होंने देखा कि उनके जो हक हैं, उनके जो हक मान लिए गए थे वो भी नहीं दिए जा रहे हैं, तो आंदोलन हुआ था। और उस समय 28 फरवरी 2008 को
उस समय प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने तीनों मधेशी लीडर्स जो थे रिटन एग्रीमेंट किया था, जिसमें ऑटोनॉमी, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वगैरह जितने मधेशी मांगे थे उनको मान लिया गया था लिखित रूप में, एग्रीमेंट के रूप में। उसके बाद इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, अंतरिम संविधान जो था उसमें भी ये इंक्लूडेड था। अब ये बहुत ही जल्दी से और एक षड्यंत्र की तरह से जो यह नया संविधान इंप्लीमेंट हुआ पिछले सितंबर में, उसमें इसको सैबोटाज किया गया बहुत ही सटल तरीके से। खासकर जो मधेश की मांग थी सीमांकन की, उसको उस पे जो नेपाल की सरकार थी जो वो अड़ गई, और जो 2 अमेंडमेंट्स भी टेबल किए गए, दबाव जब ब्लॉकेड हुआ, जब दबाव पड़ा, वो भी अभी तक कोई एग्जीक्यूट करने के हिसाब में नहीं है जी। अब प्रॉब्लम सीधा साधा ये है कि ये नेपाल का अंदरूनी मामला है। एक रूलिंग एलीट जो है जिसने पुराने मोनार्की को रिप्लेस किया, वो जेन्युइन डेमोक्रेसी की तरफ नहीं बढ़ रहा है। मधेशी और जनजाति और दलित, इन सब का जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, नए संविधान में जो टोटल इक्वालिटी प्रॉमिस किया गया था, सारी दुनिया में डेमोक्रेसी का यही एक बेसिस है, वो उसको सैबोटाज करने में तुले हुए थे और काफी ट्रांसपेरेंटली, काफी ब्रेजनली इसको इस पॉलिसी को आगे बढ़ाया जा रहा था, जिसके वजह से मधेश में आंदोलन फिर से शुरू हुआ। ठीक है। आज स्थिति ये है, इसमें कोई भी ये भी शक नहीं है कि मधेशी मोर्चा जो है उसमें लीडरशिप में भी टोटल यूनिटी जितना होना चाहिए उतना नहीं था। कुछ लीडर्स ऐसे थे जो अपने ही रास्ते पे और अपने अम्बेसडर मुखर्जी, मैं लौटती हूँ आपकी तरफ, सेल्फ अपने राय पे चल रहे थे, लेकिन मधेश तेराय जो है अब टोटली पॉलिटिसाइज हो गया है। मधेश 1/3 पॉपुलेशन से ज्यादा है। मधेश जनजाति और दलित तकरीबन आधा है पॉपुलेशन का। बिल्कुल। मैं वापस आपकी तरफ लौटती हूँ। प्रोफेसर मुनि, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जिस तरह से डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पर हैं फिलहाल, कमल थापा, उनका कहना है कि 80% से ज़्यादा लोग इस बात से सहमत हैं कि जिस तरह का संविधान बना हुआ है वो ठीक है, तो हम ऐसे में आगे बढ़ सकते हैं अगर 80% से ज़्यादा लोग सहमत हैं। क्या उनकी बात अपने आप में ठीक है? जिस तरह से एम्बेसडर मुखर्जी ये कह रहे हैं कि जेन्युइन डेमोक्रेसी की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है नेपाल, और कहीं ना कहीं ये खतरनाक हो सकता है नेपाल के लिए भी, या खतरा उन्होंने दिखाने की कोशिश भी की है, और भारत के नज़रिए से कैसे देखें? नहीं, देखिए, इसमें 2-3 बातें बहुत साफ है। इतिहास आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप रिटर्न हिसाब से कहें तो पहले के सभी कॉन्स्टिट्यूशन से ये कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जो वादे और जो आकांक्षाएं मधेश के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय सामने रखी थी और जो नेपाली लीडरों ने उसको मान लिया था, उसको संविधान में समावेश नहीं किया गया। इसी वजह से आंदोलन शुरू हुआ। बाद में जो इस गलती को आधा सुधारा गया, वो 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से सुधारा गया। और वो दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तब आए जबकि मधेश के लोगों ने आंदोलन किया, और उस आंदोलन की वजह से जो अभी आप पहले बात कर रहे थे कि ब्लॉकेड हुआ, सामान नहीं पहुंच पाया उनके पास में, उसके बाद में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स लाए हैं। और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाते वक्त जो तीसरी उनकी डिमांड थी, जिसको भी नेपाली लोगों ने मान लिया था पहले, और वो ये था कि किस तरह से इनका सीमांकन दोबारा से किया जाए, उसको अलग थलग रख दिया गया। और यही वजह है कि कहीं न कहीं ये आंदोलन चलता रहेगा। और जो शिवशंकर मुखर्जी ने भी कहा, और मैं अपने दोस्त से कहना चाहता हूँ कि जो मानसिकता है वहाँ की, कॉन्स्टिट्यूशन हमने जो बना लिया, सारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉजेज क्या ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट होते हैं? नहीं होते। लेकिन क्या वक्त दिया नहीं जाना चाहिए? उसके लिए माइंडसेट आपको बदलना है, और वो माइंडसेट जो काठमांडू में है नहीं बदल रहा है। उसी से डर है कि कहीं न कहीं ये सिलसिला आगे चल रहा है और चलता रहे। जी सत्यरंजन, भारत की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? जाहिर है नेपाल का अंदरूनी मामला ज़रूर है, लेकिन बेहद करीबी देश है, और ख़ास बात ये भी है कि जो एक ख़ास रिश्ता है नेपाल और भारत का, शायद दुनिया में दूसरे 2 देशों का नहीं है कहीं पे भी। देखिए, भारत इसमें जितनी भूमिका न ले उतना बेहतर है। यह नेपाल का अंदरूनी मामला है। ये कहना कि हमारा जो भी संबंध है, जिस तरह का भी संबंध है, कोई भी देश आज अपने मामले में किसी भी देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हम लोग भी नहीं करते हैं। और ख़ासकर नेपाल जैसे देश में, जहाँ पर विभिन्न कारणों से, जो उसके कुछ हालिया ऐतिहासिक कारण हैं जिनकी वजह से वहाँ पर एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट
बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच में फैल चुका है, फैलाया जा चुका है, जो कि हम लोगों ने पिछले साल भूकंप के समय में भी देखा। तो बेहतर है भारत इसमें वहाँ के जो अंदरूनी मामले हैं, चाहे वो और मधेश आपको का लगता है कि चीन की मौजूदगी जिस तरह से बढ़ रही है लगातार, उसके मद्देनजर अगर भारत कोई भी इंटरवेंशन करने की कोशिश करता है तो उल्टा पड़ेगा? बिल्कुल उल्टा पड़ेगा, उल्टा पड़ा है। पिछले दिनों जो पिछले साल जो ये ब्लॉकेड हुआ, उसका नतीजा हुआ कि फर्स्ट टाइम नेपाल की जो सरकार है उसने चीन के साथ में समझौता किया, वहाँ पर जो सब सप्लाईज हैं पेट्रोलियम और दूसरी चीज़ों लेकिन को कमल करने थापा के कह लिए। रहे हैं कि ये जो है रिश्ते चीन के साथ भारत की कीमत पर नहीं है। नहीं, रिश्ते चीन के साथ हमारा मेरा सिर्फ एकमात्र जो मेरा आर्गूमेंट ये है कि हम लोगों के देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। आप जो अगर बात हो रही है मानसिकता की, हमारा संविधान तो आज 70 साल का होने वाला है, लेकिन क्या हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे प्रीएम्बल में कहा गया है वैसी सबकी मानसिकता हो गई है, या हमारा देश हमारे संविधान में जो फाउंडेशन डाले गए थे उसके मुताबिक चल रहा है? जाहिर है नहीं चल रहा है। हम लोगों के देश में आज तमाम तरह के डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म किए गए, लेकिन तमाम तरह के कॉन्स्टिट्यूशनली ख़त्म किए गए, लेकिन प्रैक्टिस में आज तमाम तरह के डिस्क्रिमिनेशन है। तो हम लोग केवल नेपाल से ये एक्सपेक्ट करना कि नेपाल में केवल एक कॉन्स्टिट्यूशन जो आ गया वो 10 साल के अंदर वहाँ सभी मानसिकता बदल जाएगी, मेरे ख्याल से तो ये रियलिस्टिक नहीं है। जी, ठीक है। तो ये अगर वहाँ का जो इंटरनल चीज़ है वहाँ के लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया जाना चाहिए। भारत का जो भी दखल होगा वो समस्या को और उलझाएगा और वहाँ एंटी इंडिया सेंटिमेंट को और मजबूत जल्दी करेगा। से नहीं, लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो नेपाल में होता है उसका असर भारत पे मैं वही होगा, पूछना चाह रही थी सवाल। और जो भारत में होता है उसका असर नेपाल पे होगा। इसको झुटलाया नहीं जब जा तक कि सकता। जो और स्पेशल ट्रीटी बनी हुई है आज दोनों तक देशों के नेपाल बीच। की कोई बड़ी विकास या डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिसमें भारत उन्होंने के। भारत को शामिल नहीं किया। प्रोफेसर नफीस, लास्ट कमेंट, भारत की भूमिका। देखिए मैम, मेरा इसमें सिर्फ एक ही सबमिशन है। इनकी भावनाओं का, इनके विचारों का जो मेरे साथी जर्नलिस्ट हैं मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो भूमंडलीकरण हो रहा है, हम किसी भी रूप में आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं। भारत की भूमिका साउथ एशिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि ये केंद्र, भारत हमेशा केंद्र में रहता है। लेकिन एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बने, लेकिन इससे भी जहाँ तो तक इनकार नहीं कर एंटी सकते। इंडिया सेंटिमेंट्स का ताल्लुक है, उन एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है, उनको सही तरीके से सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जानते हैं कि आज के नेपाल में या पहले के नेपाल में भारत का रोल हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। हम इसको, भारत के रोल को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते हैं। चाहे भारत का रोल अगर नेपाल से बाहर भी आप देखें या अमेरिका का रोल अमेरिका से बाहर आप देखें, तो आप ये पाएंगे कि जहाँ पर भी हमारे इंटरेस्ट मौजूद हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। मधेसीज वहाँ पर अगर माइनॉरिटी हैं या न्यू स्टेट्स क्रिएशन की बात कर रहे हैं तो उस पर विचार किया जाना चाहिए। क्या भारत ने नई स्टेट्स का निर्माण नहीं किया है अपने देश में, अपने संविधान के चलिए, मेरे पास तहत? समय तो समाप्त हो लिहाजा गया है। मैं बहुत आपसे बहुत यही, शुक्रिया सभी मेहमानों का। मैं तो फिलहाल- आपसे सिर्फ जी, यही जी। अर्ज करना चाहूँगा कि इसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत तो है। पैनल की राय कहीं ना कहीं बटी नजर आ रही है। फिलहाल ये भी मानना है कि ज़रूर भारत में जो कुछ होता है नेपाल पे असर पड़ता है, और बिल्कुल नेपाल में होने वाली चीज़ों का असर हम इनकार नहीं कर सकते कि भारत में, और ख़ासकर कुछ जो भौगोलिक हमारे राज्य हैं जो मिले हुए हैं नेपाल से, उन पर असर नहीं पड़ेगा। तो साफ तौर पर दो तरह की राय उभर कर सामने आ रही है कि भारत को शायद दखल देना भी है ऐसे हालात में, तो बहुत फूक फूक कर कदम रखना होगा। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।